स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिग पुश थ्योरी, बड़ा धक्का सिद्धांत। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संतुलित वृद्धि क्या होती है। संतुलित वृद्धि का जो रेगनर नकर्शे का जो सिद्धांत था उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसी क्रम में संतुलित आर्थिक विकास का रोजेस्टिन रोदान, पॉल एन रोजेस्टिन रोदान एक अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने अपना एक लेख लिखा था द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यूरोप, इकोनॉमिक जर्नल 1943 में। उन्होंने सर्वप्रथम संतुलित वृद्धि की विचार प्रस्तुत अपने लेख में किए थे। उस लेख के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो अल्प विकसित या अर्ध विकसित जो भी देश हैं वो दीर्घकालीन स्थिरता में फंसे रहते हैं, जिसे दूर करने के लिए बिग पुश की आवश्यकता होती है, बड़े धक्के की आवश्यकता होती है। यदि विकास के लिए अल्प प्रयत्न या प्रयास किए जाएं तो सफलता पर्याप्त नहीं होगी। बड़े धक्के से अभिप्राय ये है कि बड़ा धक्का ये नहीं है कि कुछ ऐसा करो। बड़े धक्के का मतलब है कि जो निवेश करेंगे, जो विनियोग करेंगे, वो हम बहुत अधिक बड़ी मात्रा में करेंगे। तो बड़े धक्के का मतलब होता है बड़े पैमाने पर किया गया विनियोग। अतः अर्ध विकसित देशों के विकास की बाधा को दूर करने के लिए उच्च स्तर के विनियोग कार्यक्रमों को लागू किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए साधनों की एक न्यूनतम मात्रा आवश्यक है। जो भी उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, उनकी एक मिनिमम मात्रा आवश्यक है जो उसमें लगाई जानी चाहिए। और छोटे छोटे जो प्रयास हम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो निवेश कर रहे हैं, वो आपस में कभी एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो वो उतना प्रभाव नहीं डालेंगे जितना प्रभाव एक बड़ा विनियोग एक साथ डालता है। अतः विकास के लिए न्यूनतम मात्रा में आवश्यक निवेश जरूरी है। देश में आत्म प्रेरित विकास प्राप्त करना, कोई भी देश है उसमें विकास का जो पथ है वो ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने आप विकास के पथ पे अग्रसर हो जाए कोई देश, वो वैसा ही है जैसा कि हवाई जहाज़ को ज़मीन से ऊपर ले जाना। हवाई जहाज़ को ज़मीन से ऊपर ले जाने के लिए एक न्यूनतम गति जो रनवे पे आवश्यक होती है, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था को आत्म प्रेरित विकास की धारा में लाने के लिए निवेश या विनियोग के लिए एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत ही हवाई जहाज़ उड़ता है, और उस निवेश या बड़ी मात्रा में विनियोग के बाद ही कोई देश आत्म प्रेरित विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। बिग पुश, बड़ा धक्का, प्रबल प्रयास भी इसे कहा जाता है, सिद्धांत का समर्थन करते हुए प्रोफेसर मेयर और बोल्डविन ने यह कहा था कि एक विकास कार्यक्रम कम से कम एक न्यूनतम और निश्चित आकार का होना चाहिए, ताकि व्यवस्था में अविभाज्यता व अनिरंतरता को हटाया जा सके। एक बार विकास प्रारंभ हो जाने पे पैमाने की अनियमितताओं को दूर करने और पैमाने की विभाज्यताओं को बढ़ाने के लिए मूल्यों को प्रभावित करने, धीमे विकास से उत्पन्न अन्य शक्तियों को दूर करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि बड़े धक्के सिद्धांत पर आश्रित रहा जाए। ये कहा था मेयर और बोल्डविन ने। उसके बाद गुनार मीडल के अनुसार जो निर्धन और पिछड़ेपन के कारण एक देश के लिए बड़ी योजना में नियमित पर्याप्त साधनों को गतिशील करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं, परंतु यही कारण है कि विश्राम को प्रारंभ करने के लिए एक बड़ी योजना की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार शक्तियाँ इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकती। हम मार्केट पे हम एक अल्प विकसित राष्ट्र या गरीब राष्ट्र को नहीं छोड़ सकते। मार्केट के भरोसे उसका विकास पॉसिबल नहीं है। जो बड़ा धक्का या प्रबल प्रयास सिद्धांत है, वह उसका यही सार है कि जब तक अर्थव्यवस्था आवश्यक प्रारंभिक गति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक स्वयं उत्पन्न होने वाली और संचयी वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। यह धीमी गति पर आधारित रह जाए तो अर्थव्यवस्था के सामने उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर किया जाना संभव नहीं होगा। तो विकास की एक प्रॉपर गति लाने के लिए एक बड़ा प्रयास, हमें बड़ा विनिवेश करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में अनुभव की जा रही विविध असतताओं और अविभाज्यताओं को दूर करने एवं पैमाने की अमितव्यताओं के निवारण हेतु एक निश्चित न्यूनतम आकार का निवेश आवश्यक है, विनियोग आवश्यक है। स्पष्ट है कि विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए बड़ा धक्का या बिग पुश आवश्यक है। यदि एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में कम प्रयत्न किए गए तो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है। अब जो ये रोदान का मत था कि बिग पुश करो, बड़ा निवेश करो, ताकि अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका राज्य की रहती है। क्योंकि
अगर हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हम सोशल जो ओवरहेड कैपिटल है उसमें करेंगे, जैसे सतही यातायात, बिजली, ऊर्जा, बंदरगाह, पेयजल आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूल आधारभूत ढांचा है उसमें निवेश करेंगे। और उसमें निवेश के लिए हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने की जो क्षमता होती है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में ही होती है। तो प्रबल प्रयास विश्लेषण में औद्योगिकरण के व्यापक कार्यक्रम और भारी विनियोग के स्वरूप को देखते हुए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अंतरसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्र की अभिरुचि सीमित होती है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निजी क्षेत्र तो लाभ के सिद्धांत पे कार्य करता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ मिलता है लेकिन वो बहुत समय बाद, एक लंबी अवधि के बाद प्राप्त होता है। इसलिए निजी जो क्षेत्र है, निजी जो उद्यमी है, निजी जो पूंजीपति है, वो इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्रियाओं में विनियोग करने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। प्रबल प्रयास सिद्धांत में सामाजिक ऊपरी पूंजी को विशेष महत्व दिया गया है, सोशल ओवरहेड कैपिटल को, तथा विद्युत, यातायात, संचार, परिवहन, बंदरगाह है, अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत या आधारभूत उद्योग है, उनमें निवेश के लिए राज्य की अहम भूमिका रहती है। अब ये बिग बूस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो बड़ा धक्का सिद्धांत है उसकी आवश्यकता क्यों है? तो जो भी अर्ध विकसित या अल्प विकसित देश है उसमें 3 प्रकार की अविभाज्यताएं प्राप्त होती है रोजेस्टीन रोदान के अनुसार। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली, उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं, दूसरी मांग, और तीसरी बचत या पूर्ति की अविभाज्यताएं। और इन्होंने एक चौथी अविभाज्यताएं मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताओं के बारे में भी बताया है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो अविभाज्यताएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं, मांग पक्ष की अविभाज्यताएं, पूर्ति या बचत पक्ष की अविभाज्यताएं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले उत्पादन फलन की अविभाज्यता क्या होती है। तो रोजेस्टीन रोदान के अनुसार जो इनपुट्स हैं, प्रक्रिया जो प्रोसेस है, और जो प्रोडक्शन की अविभाज्यता है उससे बढ़ते हुए प्रतिफल की प्राप्ति होती है। उत्पादन अथवा पूर्ति के पक्ष में अविभाज्यताओं एवं पूर्ति पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण दशा सामाजिक ऊपरी पूंजी है। तो ये अविभाज्यताएं कैसे प्राप्त होती है? वो इस सोशल ओवरहेड कैपिटल से। अविभाज्यताओं का मुख्य कारण सामाजिक ऊपरी पूंजी है। सामाजिक ऊपरी पूंजी से संबंधित सेवाएं जैसे यातायात, बिजली, संचार, परिवहन, बंदरगाह, पेयजल की कोई योजना, अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले सभी आधारभूत उद्योगों हेतु आवश्यक है। यह प्रत्यक्ष रूप से अधिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, ये दीर्घकालीन होते हैं क्योंकि इनको बनाने में, इनका निर्माण करने में लंबा समय लगता है, और जब तक इनको संपूर्ण पूरा नहीं किया जा सकता तब तक यह उपयोगी नहीं रहते हैं। और जब ये पूर्ण कर लिए जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। और ये भी श्योर है कि इन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका कभी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, आयात किया जाना संभव नहीं है। तो किसी देश में अंतर संरचना के निर्माण हेतु भारी पूंजीगत निवेशों की आवश्यकता होती है, और अन्य उद्योगों की तुलना में सामाजिक ऊपरी पूंजी का पूंजी उत्पादन अनुपात भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें पूंजी तो अधिक लगती है और जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो कम होता है। तो पूंजी कैपिटल जो अनुपात है वो क्या रहेगा? अधिक रहेगा। सामाजिक ऊपरी पूंजी हेतु किए गए विनियोगों के लाभ जो है वो एक दीर्घ समय अवधि के उपरांत ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1-2 बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्ध विकसित या अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में सामाजिक ऊपरी पूंजी का प्रबंध किया जाना चाहिए, और ये प्रबंध कौन करेगा? सरकार करेगी। तो उस क्यों आवश्यक है ये प्रबंध? आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। रोदान के अनुसार कुल निवेश का कम से कम 30 और 40% भाग सामाजिक ऊपरी पूंजी की ओर प्रभावित किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, 30 और 40% भाग जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। तो सामाजिक ऊपरी पूंजी का सर्जन करते हुए 4 प्रकार की अविभाज्यताएं सामने आती है। सबसे पहले समय की अविभाज्यता। सामाजिक ऊपरी पूंजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपन जब सर्जन करते हैं तो हमें अन्य प्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादक उद्योग है उनको आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। दूसरा, टिकाऊपन। अंतर संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रवृत्ति सुदृढ़ और टिकाऊ होती है। कम सुदृढ़ होने की स्थिति में जो ओवरहेड कैपिटल है या जो तकनीकी है दृश्य नहीं होती है, इसकी क्षमता काफ़ी अल्प होती है। तीसरी है दीर्घ समयावधि। तो जो सोशल ओवरहेड
कैपिटल में अपन जो भी निवेश करते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक समय अवधि के बाद प्रतिफल प्रदान करना शुरू करती है। और अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों के विकास में सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की उपयुक्त अविभाज्यताएं मुख्य बाधाएं हैं। अतः सामाजिक ऊपरी पूंजी में एक उच्च प्रारंभिक विनियोग की आवश्यकता है और शीघ्र फल प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष उत्पादक विनियोगों का मार्ग प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि यदि ये योजनाएं बड़े आकार की होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, झुंझुनू से जयपुर की रोड बनानी है तो 250 किलोमीटर लंबी रोड है, इन दोनों के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। तो जब तक ये रोड पूरी नहीं बन जाएगी तब तक इसका पूरा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें एक लंबा समय लगता है, उस समय एक लंबा टाइम पीरियड लगने के बाद इनसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर लिया तो जो डायरेक्ट प्रोडक्शन की जो भी निवेश हैं, जो प्रत्यक्ष उत्पादन की जो क्रियाएं हैं, उनको विकास में सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक ऊपरी पूंजी के साथ अविभाज्यताओं के प्रसंग में यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस व्यय का ऐतिहासिक क्रम परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। यह व्यय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए। इन व्ययों की मात्रा अधिक होती है। अंतरसंरचना के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु भारी विनियोग नहीं किए जाते हैं तो इनसे प्राप्त होने वाली तकनीकी और अन्य लाभ हमें प्राप्त नहीं होंगे। इन विनियोगों के द्वारा जो रिटर्न प्राप्त होते हैं, जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं, वो लंबी समय के अवधि के बाद प्राप्त होंगे, ठीक है। ये थी उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं। अब दूसरी बात करते हैं अपन मांग पक्ष की, या मांग की अविभाज्यता या पूरकता। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। रोदान ने एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बताया था, मान लो 100 श्रमिक हैं, ठीक है। वो श्रमिक एक खेत में कार्य कर रहे हैं और वहाँ उनकी सीमांत उत्पादन शून्य है। सीमांत उत्पादन शून्य है, इसका मतलब उस खेत में जितना उत्पादन हो रहा है उसमें इन श्रमिकों की योगदान कितना है, उत्पादन में शून्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 100 श्रमिक जो अदृश्य रूप से क्या है, बेरोजगार है। रोजगार में तो लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं है। तो रोदान कहते हैं कि इन 100 श्रमिकों को एक जूता फैक्ट्री में काम में लगाओ। 100 श्रमिक एक जूता फैक्ट्री का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक जूता फैक्ट्री में काम पे लगाएंगे। अब जूता फैक्ट्री में जब कार्य करेंगे तो वो जूतों का निर्माण करेंगे। अब इन श्रमिकों को क्या प्राप्त होगी, मजदूरी प्राप्त होगी। तो इन श्रमिकों की जो पहले कोई आय नहीं हो रही थी, इनकी सीमांत उत्पादन शून्य था, अब इन्हें आय प्राप्त होने लग जाएगी। अब आय प्राप्त होने लग जाएगी यदि ये सबके सब अपने पूरी की पूरी इनकम इस जूता फैक्ट्री में बनने वाले जूतों को यूज़ करने में, उनका उपभोग करने में लगा देते हैं, तो जूता फैक्ट्री चल सकेगी, ठीक है, उसका बाज़ार डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, ठीक है। तो वो अपनी पूरी की पूरी आय जूता फैक्ट्री में, जूतों के उत्पादन में या जूतों को खरीदने में नहीं लगाएंगे। अब जूतों को खरीदने में पूरे का पूरा अपनी इनकम नहीं लगाएंगे तो एक्स्ट्रा जूते जो मार्केट में बच जाएंगे। इससे जूता को बाज़ार प्रोवाइड नहीं होगा, बाज़ार नहीं मिलेगा तो और अधिक निवेश की संभावना यहाँ समाप्त हो जाती है। इसके लिए रोजेस्टिन रोदान कहते हैं कि आप ऐसा करो, 100 श्रमिकों की जगह आप 100 फैक्ट्रियाँ लो, 100 उद्योग लो, 100 फर्में लो, ठीक है, 100 फैक्ट्रियाँ लो, उसमें 10,000 श्रमिक लगाओ या 1,000 श्रमिक लगाओ। अब वो 100 फैक्ट्रियाँ हैं, वो अलग अलग वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। अब 10,000 श्रमिकों की 100 फैक्ट्रियों में अगर लगाते हैं और वो फैक्ट्रियों में अनेक वस्तुओं का उत्पादन हम करेंगे तो विभिन्न वस्तुओं को खरीदने में अपनी मजदूरी से प्राप्त आय को लोग खर्च करेंगे। अब ये 10,000 श्रमिक थे, उन्हें आय प्राप्त होगी, तो वो भिन्न भिन्न फैक्ट्रियों की जो वस्तुएं उत्पादित की गई है उनको वो खरीदेंगे। तो ये जूता उद्योग के लिए तो ये संभव नहीं था, लेकिन अगर हमने 100 उद्योग खोल दिए जो एक दूसरे के पूरक उद्योग है तो नए जो उत्पादक हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ग्राहक हो जाएंगे। इस तरह है जो जॉन बेस्टिस से के द्वारा किया गया नियम था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेगी, वैसी कंडीशन यहाँ हो जाएगी और बाज़ार खोजने का जोखिम जो है वो कम हो जाएगा और बाज़ार का क्या होगा, विस्तार होगा। और परस्पर निर्भर उद्योग खोलने से बाज़ार का जब विस्तार होता है तो निवेश की प्रेरणा मिलती है, विनियोग और ज़्यादा बढ़ेगा
विनियोग और ज़्यादा बढ़ेगा तो और अधिक फर्मों या उद्योगों का निर्माण होगा और अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो मांग पक्ष की अविभाज्यताओं को मैंने समझा दिया है, एक बार इसको देख लेते हैं। मांग पक्ष की अविभाज्यताओं का उल्लेख करते हुए रोजेस्टीन रोदान ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जो अविकसित देश है, अर्धविकसित देशों में बाजार का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, जिसके कारण उसकी प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी कम होता है और सामान्य व्यक्तियों की क्रय शक्ति की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है, उनकी खरीदने की क्षमता कम होती है। इन देशों में मांग की अविभाज्यताओं या पूरकताओं के कारण एक साथ अनेक पारस्परिक उद्योगों में विनियोग की आवश्यकता होती है। यदि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर कोई व्यक्तिगत फैक्ट्री खोली जाए और वह बाजार के आकार के लघु होने के कारण जोखिम वहन करेगी, अर्थात व्यक्तिगत या एकाकी निवेश के संदर्भ में जोखिम का अंश इस कारण अधिक बढ़ जाता है कि मांग सीमित होने के कारण इसके द्वारा किए गए उत्पादन की कोई गारंटी नहीं होती कि वो उत्पादन आप कर तो दोगे लेकिन वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। इस समस्या के समाधान हेतु पारस्परिक निर्भरता वाले अनेक उद्योगों में निवेश की आवश्यकता है। इससे रोजगार में वृद्धि होगी, व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उससे वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण निवेश की जो प्रेरणा है वो बढ़ेगी और जो पूर्ति बढ़ रही है वो अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेगी। तो रोदान के अनुसार जब तक यह निश्चित न हो कि विनियोग पूरक होगा तब तक एकल या एकाकी विनियोग कार्यक्रम जोखिमपूर्ण ही माने जाएंगे, परंतु एक वृहद विनियोग कार्यक्रम जो एक साथ किए जाए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में रोदान ने एक प्रसिद्ध जूता फैक्ट्री का उदाहरण लिया था। उन्होंने एक बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं, इसके बारे में मैंने समझा दिया आपको, की परिकल्पना की, जहां एक जूता फैक्ट्री स्थापित की गई है। इस फैक्ट्री में 100 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह श्रमिक काम मिलने से पहले छद्म बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी का अनुभव कर रहे थे। अदृश्य बेरोजगारी वो होती है जो रोजगार में लगे होते हैं लेकिन उनका उत्पादन में योगदान क्या होता है, शून्य होता है। अब काम मिलने से उन्हें आय प्राप्त होने लग जाएगी और आय जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उससे वो क्या करते हैं, यदि नया रोजगार पाए श्रमिक अपनी अतिरिक्त आय को उत्पादित होने वाले जूतों पे खर्च पर व्यय करने लग जाएं तो जूता फैक्ट्री को अच्छा बाजार मिल जाएगा। अगर सभी के सभी श्रमिक अपनी पूर्ण आय जूतों पे खर्च करना लग जाए तो श्योर है कि जूता फैक्ट्री को क्या मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा और वो चल निकलेगी। लेकिन यह असंभव है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती है। सभी श्रमिक अपनी समस्त आय को जूतों पे जूता खरीदने में नहीं लगाएं, ठीक है, नहीं लगाएंगे। यदि श्रमिक अपनी आय के एक अल्प अंश को जूता खरीदने पर व्यय करें तो प्रश्न ये उठता है कि शेष उत्पादन की बिक्री कहाँ होगी, शेष उस जूते के लिए मार्केट कहाँ पैदा होगा। तो शेष उत्पादन की बिक्री हेतु बाजार नहीं मिलने के कारण निवेश की प्रेरणा लिमिटेड हो जाती है और जूता फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं होगी। अब यदि एक फैक्ट्री में विनियोग करने की अपेक्षा देश में 100 फैक्ट्रियों या फर्मों में 10,000 श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान की जाए और विविध प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन भी संभव होगा, श्रमिक प्राप्त आय को अपने उपभोग पर व्यय करेंगे। ऐसी स्थिति में नए उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे के द्वारा क्रय की जाएगी। ठीक है, एक उद्योग में उत्पादित की गई वस्तु अन्य उद्योग के जो कार्मिक हैं उस वस्तु की वो क्या करेंगे, मांग करेंगे। नई वस्तुओं के लिए सीमित मांग और सीमित बाजार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अनेक उद्योगों में एक साथ निवेश करने से मांग पक्ष की अविभाज्यता या परिपूरकताओं के कारण वस्तु की बिक्री न होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ ही विनियोग जोखिमपूर्ण नहीं रहेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक अर्धविकसित देश में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई सारे उद्योगों में निवेश की आवश्यकता है। बाजार के आकार में वृद्धि हेतु अंतर्निर्भर उद्योगों में या जो पूरक उद्योग हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती है, विनियोग की उच्च न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। ये ध्यान में रखना, यही बिग पुश थ्योरी है। उच्च निवेश होता है और उच्च न्यूनतम मात्रा का निवेश की आवश्यकता होती है। अब अपन तीसरी बात करते हैं, बचतों की पूर्ति की अविभाज्यताएं। तो रोदान के अनुसार कई उद्योगों में एक साथ भारी विनियोग करने के लिए आवश्यक है कि बचतों का स्तर क्या होना चाहिए, काफ़ी अधिक होना चाहिए। और जनरली अर्धविकसित देशों में यह इस कारण संभव नहीं होता क्योंकि लोगों के आय का स्तर बहुत कम होता है। आय कम होने के कारण वहाँ बचत भी क्या होगी, कम होगी। और बचत और निवेश के उच्च स्तर हेतु आपका आय का उच्च स्तर आवश्यक होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। यह भी आवश्यक है कि विनियोग करने के उपरांत जब आय में वृद्धि होती है तो
ये ध्यान से समझना, बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति है, सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कि आय में परिवर्तन होने के कारण बचत में कितना परिवर्तन होता है, उसे एमपीएस कहते हैं, सीमांत बचत की सीमांत दर। और औसत दर, बचत की औसत दर कहती है एपीएस, एस अपॉन वाई, कि हम बचत में आय का भाग दे देंगे तो हमें औसत दर प्राप्त हो जाएगी। तो एक्चुअल में अगर हमें विकास करना है तो एमपीएस हमेशा एपीएस से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आय में परिवर्तन होने पे जो बचत में परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो रोदान के अनुसार न्यूनतम विनियोग की उच्च मात्रा हेतु बचत की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इससे निम्न आय स्तर वाले अल्पविकसित देशों में प्राप्त करना कठिन है। इस दुष्चक्र से निकलने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम आय में वृद्धि हो, और दूसरा बचत की सीमांत दर जो है एमपीएस, वो बचत की औसत दर एपीएस से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि वह अर्धविकसित देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। रोदान के विश्लेषण में बचत की उच्च आय लोच तीसरी अविभाज्यता के रूप में वर्णित है। बचतों की अविभाज्यता को देखते हुए रोदान ने अविकसित देशों में विदेशी सहायता को उचित माना है, क्योंकि इसके द्वारा बचतों की कमी को किसी भी सीमा तक दूर किया जा सकता है तथा विदेशी सहायता का विनियोग कर आय में वृद्धि भी संभव है, जिससे बचत बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताओं की। प्रोफेसर रोजेस्टीन रोदान ने मनोवैज्ञानिक अविभाज्यताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छोटे और पृथक प्रयास वृद्धि पर समर्थ प्रभाव नहीं डालते हैं। विकास हेतु अनुकूल वातावरण उतना ही आवश्यक है जितना विनियोग की न्यूनतम गति या न्यूनतम आकार होना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि आपने एक अच्छी मात्रा में बड़ा निवेश आपने अगर कर दिया है, आपकी जो एसओसी पूंजी में जो निवेश है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो चुका है, तो जो छोटे उद्यमी हैं या जो प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देते हैं, प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, अब बड़े धक्के सिद्धांत द्वारा विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यूजिंग बिग पुश थ्योरी, बड़े धक्के या प्रबल प्रयास के प्रारंभिक प्रयोग द्वारा जब विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो संतुलित वृद्धि के रूप में ये कहा गया है कि हमेशा एसओसी और डीपीए के मध्य संतुलन होना चाहिए, जो सामाजिक ऊपरी पूंजी और प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं के मध्य संतुलन रहना चाहिए। दूसरा, पूंजी वस्तु उद्योग जिसमें मध्यवर्ती वस्तुएं भी सम्मिलित है, और जो उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के मध्य क्षेत्रीय संतुलन होना चाहिए, जिससे उद्योगों के मध्य उत्पादन की समान अवस्थाओं में विद्यमान नहीं होता, परंतु उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कार्य कर रहे उद्योगों के समूहों के मध्य बाह्य मित्रवताएं प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत रहता है। अब ये देखो, बाह्य मित्रवताएं, प्रत्येक उद्योग जो होता है, बहुत सारे अगर अपन उद्योग खोलते हैं तो प्रत्येक एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए बाह्य मित्रवताओं का कार्य करेगा। और जैसे अपने एसओसी पूंजी में निवेश किया था तो उससे बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की मित्रवताएं प्राप्त होती है। बाह्य मित्रवताओं का सर्वप्रथम प्रयोग एल्फ्रेड मार्शल ने किया था, लेकिन इस सिद्धांत में रोजेस्टीन रोदान ने बाह्य मित्रवताओं का खूब प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क का निर्माण होता है, अब उसका लाभ सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है। सड़क बनाई गई झुंझुनू से जयपुर के बीच में, उसका जो यूज़ है वो सबके सब जितने अपने 100 उद्योग खोले थे, 100 फर्में खोली थी, उनको सब इसका यूज़ करेंगे, तो इससे क्या हो, यातायात पे खर्चा कम होगा, तो सभी फर्मों को समान रूप से लाभ होगा, जिससे उनकी लागत में, इन फर्मों की लागत में क्या आएगी, कमी आएगी। अतः हम कह सकते हैं इन सभी फर्मों को सड़क निर्माण के कारण बाह्य मित्रवताएं प्राप्त होती है। ठीक है, उपभोक्ताओं की मांग की पूर्वताओं के कारण विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य ऊर्ध्वाधर या लंबवत संतुलन होना चाहिए। ये था अपना बिग पुश थ्योरी। अब अपन बात करते हैं बिग पुश थ्योरी जो है उसकी, या संतुलित वृद्धि की आलोचनात्मक विश्लेषण किस प्रकार किया। क्योंकि जब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम संतुलित वृद्धि का विरोध किया था, हर्समैन, सिंगर और पॉल स्टीटन ने, उन्होंने असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत दिया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब इसकी आलोचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो रोजेस्टीन रोदान के प्रबल प्रयास विश्लेषण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट सीमा इनकी ये है कि इन्होंने केवल उद्योगों पर बल दिया, आकर्षित क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। तो बिग पुश थ्योरी, बड़ा दिक्का या प्रबल प्रयास विश्लेषण में औद्योगिकरण के वृत्त कार्यक्रम की रणनीति मुख्य है, प्राथमिक क्षेत्र के विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। और हमें पता है कि अर्धविकसित जो देश होते हैं वो पर्णली कृषि प्रधान होते हैं जनरली,
कृषि प्रधान होने के कारण वहाँ श्रम की भी अतिरिक्त मात्रा अवेलेबल होती है। तो जब तक इन देशों में कृषि क्षेत्र पिछड़ा रहेगा तब तक विकास कार्यक्रमों की सफलता संदिग्ध रहेगी। रोदान ने कृषि क्षेत्र के विकास को महत्व नहीं दिया, जबकि कृषि में किया जाने वाला भारी विनियोग जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीकी की प्रस्तावना, अच्छे और सुधरे हुए किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग से कृषि क्षेत्र का उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाकर औद्योगिक क्षेत्र को प्रेरणा दी जा सकती है। लेकिन इसकी उपेक्षा किसने की थी? रोजेस्टिन रोदान ने। तो यह इस कारण भी आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र हेतु इनपुट्स का कार्य करता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति लगभग कहाँ से होती है? कृषि क्षेत्र से होती है। दूसरी है प्रशासनिक व संस्थागत कठिनाई। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत मुख्यतः राज्य के हस्तक्षेप और केंद्रीय नियोजन पे आधारित है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि बड़ा प्रयास चाहिए तो उसे बहुत अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता है, और बहुत अधिक मात्रा में जो निवेश की आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो निजी उद्यमी है वो निवेश करेंगे नहीं, क्योंकि वो लाभ से प्रेरित होते हैं। तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अर्धविकसित देशों में बाजार अपूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसके साथ ही अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासनिक और संस्थागत मशीनरी भी दुर्बल व असमर्थ होती है। तो विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के साथ ही उनकी क्रियान्वयन, अब प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सांख्यिकी सूचनाओं, तकनीकी जानकारी, कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल का अभाव आदि से व्यापक विनियोग कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाना संभव नहीं है। तो अधिकांश अर्धविकसित देशों में, अर्थविकसित अर्थव्यवस्थाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र पूरक होने के बजाय क्या होते हैं? कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे आपसी संशय और दुर्भावना उत्पन्न होती है और देश की संतुलित वृद्धि हेतु बाधा कारक है। अविभाज्यताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करना। सेल्सो फर्टाडो ने प्रबल प्रयास या बिग पुश थ्योरी के अंदर जो अविभाज्यताएं पढ़ी थी, जिसे उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं, मांग पक्ष की अविभाज्यताएं या फिर पूर्ति पक्ष या बचतों की अविभाज्यताओं पे जिसने रोजेस्टिन रोदान ने बल दिया था, उन्होंने ये कहा, फर्टाडो ने ये कहा कि इन अविभाज्यताओं पर आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। इस कारण सामाजिक सुधार से अपेक्षा विस्तृत पक्ष की अवहेलना हो जाती है। कम विनियोग से अधिक उत्पादन संभव। प्रोफेसर जॉन एडलर ने अपने अध्ययन वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट 1956 में स्पष्ट किया कि विनियोग की सापेक्षिक रूप से अल्प मात्रा द्वारा भी उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि संभव है। एडलर का यह निष्कर्ष भारत, पाकिस्तान व कई एशियाई व लैटिन अमेरिकी देशों के लिए पूंजी उत्पादन अनुपात के अध्ययन के उपरांत दिया गया था। तो यह भी एक बिग पुश थ्योरी की क्या हो गई? आलोचना हो गई, क्योंकि एडलर कहते हैं कि आप कम पूंजी के निवेश से भी आप उसका विकास कर सकते हो। तकनीकी को कम महत्व है। फर्टाडो के अनुसार प्रबल प्रयास सिद्धांत जो बिग पुश थ्योरी थी उसमें पूंजी निर्माण को अधिक महत्व दिया गया है। तकनीकी के महत्व को क्या किया गया है? नकारा गया है। व्यवहारिक रूप से विकास के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण से अधिक तकनीकी का महत्व है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सुधार आ रहा है उस पर बल किसने नहीं दिया? रोजेस्टिन रोदान ने नहीं दिया। मुद्रास्फीतिक दबावों का उत्पन्न होना। अब जैसा कि सामाजिक ऊपरी पूंजी पर आवश्यक मात्रा में किया जाने वाला विनियोग दीर्घ समय की अवधि के बाद प्रतिफल देना शुरू कर देगा, अर्थात इस अवधि में उत्पादन में जो प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती है, परंतु उत्पादन के साधनों को पुरस्कार के रूप में लाभ व आय व मजदूरी मिलती है। क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो बहुत सारे साधन हैं, उनको क्या मिलती है? इनकम प्राप्त होती है। इनकम प्राप्त होने पे मुद्रास्फीति, क्योंकि लोगों के पास आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग मांग बढ़ाएंगे तो वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में मुद्रास्फीतिक दबावों का अनुभव किया जाता है। क्योंकि इन सिद्धांत में कृषि क्षेत्र को समुचित महत्व नहीं दिया गया है, अतः खाद्यान्नों की कीमतें भी बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। मुद्रास्फीतिक दबावों का उत्पन्न होना मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं की सीमितता से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया में मुद्रास्फीतिक दबाव अर्धविकसित देशों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। अगला है ऐतिहासिक अवलोकन द्वारा सत्यापित नहीं है। सेल्सो फर्टाडो के अनुसार बिग पुश जो थ्योरी है वह पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में व्यापक स्तरीय प्रभाव पड़ता है, तब एक स्थिर अर्थव्यवस्था विकास करती है। इतिहास द्वारा ऐसा कभी प्रमाणित नहीं हुआ है।
बोलीविया का उदाहरण देते हुए फर्टाडो, बोलीविया एक देश है, उसका उदाहरण देता हुआ फर्टाडो ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक ऊपरी जो पूंजी है में भारी विनियोग के बावजूद भी वहाँ की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है और प्रति व्यक्ति आय का भी स्तर वहाँ नीचा है। प्रोफेसर हेगन ने अपनी पुस्तक ऑन द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज में स्पष्ट किया है कि प्रबल प्रयास या बड़े धक्के की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में परिलक्षित नहीं हुई है। तो ये फिर से फर्टाडो और हेगन ने जो बिग पुश थ्योरी है उसका विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिक बाह्य मितव्ययता प्रदान कर सकता है। जेकब वाइनर के अनुसार यह प्रदर्शित किया गया, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम पढ़ते हैं, व्यापार की शर्तें, वहाँ हम जेकब वाइनर के बारे में अध्ययन करेंगे। जेकब वाइनर के अनुसार प्रदर्शित किया गया कि घरेलू निवेश के सापेक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक बाह्य मितव्ययता प्रदान करने में समर्थ होता है। विकासशील देश जो मुख्यतः प्राथमिक वस्तु के उत्पादक देश होते हैं, वह अपने निर्यातों को बढ़ा सकते हैं और सीमांत आय प्रतिस्थापनों में अपने आयतों को प्रतिस्थापन कर सकते हैं, कुल निवेश का अधिक भाग प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में वह क्षेत्र बाह्य मितव्ययता प्राप्त करेंगे और बाह्य मितव्ययता प्राप्त करके अपना विकास कर सकते हैं। हार्वर्ड एस एलिस के अनुसार प्रबल प्रयास विश्लेषण बाह्य मितव्ययताओं की उपलब्धि हेतु समर्थन की गंभीरता को क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रोफेसर हार्वर्ड एस एलिस ने रोजेस्टिन रोदान के प्रबल प्रयास सिद्धांत या बड़े धक्के के व्यवहारिक क्रियान्वयन के संदर्भ में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर लैटिन अमेरिका लंदन 1961 में निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख किया था। उन्होंने क्या कहा था कि अर्धविकसित देश प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इन देशों में बाह्य मितव्ययताओं के बढ़ने के बाद भी प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह सिद्धांत अर्धविकसित देशों में बचत की समस्याओं पर विचार नहीं करता है। अर्धविकसित देश प्रायः अपनी राष्ट्रीय का 2/3 भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, क्योंकि अर्धविकसित देश हमेशा कृषि प्रधान होते हैं। अतः यह कहना कि विकास मात्र औद्योगिकरण द्वारा होगा, तो ये इन अल्पविकसित या अर्धविकसित देशों के लिए सही प्रतीत नहीं होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट है कि विकसित देशों का विकास प्रबल प्रयास के आधार पर होता है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रबल प्रयास का सिद्धांत एक व्यापक, सभी या बिल्कुल नहीं विकास कार्य पर आधारित है, जिससे अर्धविकसित देशों में विषम निर्धनता दुष्चक्र को खंडित किया जा सकता है। और प्रोफेसर रोजेस्टिन रोदान के विश्लेषण निम्न क्रय शक्ति, बाजार के आकार का सीमित होना, अविभाज्यता, पूंजी विनियोग की अंतर्निर्भरता पर आधारित है। विनियोग की एक उच्च आवश्यक न्यूनतम मात्रा प्राप्त मानी गई है, जिससे कोई भी देश है वो विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है, जिससे विनियोग की पूर्वकताओं के परिणाम स्वरूप आंतरिक और बाह्य मितव्ययता प्राप्त हो सके। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित वृद्धि, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, असंतुलित वृद्धि किसे कहते हैं।